अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिटी कोर्ट के अंदर। यहाँ हमारी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहन है, इन्होंने मुझे स्पेशली मदऊ किया है। यहाँ इनका कोई केस है, उस केस के हवाले से आज इनकी डेट है। इनकी क्या स्टोरी है वो मैं सुनवाऊंगी आपको इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बहन ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपकी स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरू होती है और आज 2023 तक क्या मामला थे। ये तो 96 97 की बात है। इम्तियाज़ में मेला लगता था जहाँ हम भी जाते थे और ये भी आता था। वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई है और दोस्ती के बाद जो है हमारी काफ़ी अरसे तक 2008 तक हमारी जो है बातचीत अच्छी से चलती रही है। इसकी दौरान में जो है वो इसने मुझसे शादी का कहा और मैंने इससे मना किया क्योंकि वो ये मुसलमान था और मैं क्रिश्चियन थी। और इसने मुझसे बहुत तरले मनते किए, मैं तुम्हारे लिए क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कर जाऊंगा। फिर ये चर्च जाने लग गया, दुआएं पढ़ने लग गया। फिर पादरी के साथ कांटेक्ट किया और फिर ये मेरे साथ पादरी के साथ गया और वहाँ पे इसने अपना मज़हब चेंज कर लिया। इसके बाद जो है हमने 2008 के बाद 2011 में हमने वीज़े के लिए अप्लाई किया लंदन के लिए। 2011 तक ये इंसान मुझसे 97 से 2011 तक मुझसे बहुत सारे पैसे ले चुका था क्योंकि शादी के लिए पैसे मांगता था कि मैं बिज़नेस पहले सेट कर लूँ फिर मैं शादी करूँगा, बिज़नेस सेट कर लूँ मैं फिर शादी करूँगा और अपने घर लेकर जाऊँगा। मैं अपने वालदैन के घर में ही रहती रही जब से शादी हुई है। इसके बाद 2011 में अचानक ही लंदन का प्रोग्राम बना और मैंने अपने नाम से इसके नाम पे अपना आईडी कार्ड बनवा लिया और हमने लंदन के लिए एज अ स्टूडेंट वीज़ा और इसको मैं अपना डिपेंडेंट बना के लेके जा रही थी। मेरा वीज़ा लग गया, इसका रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने वहाँ अपील में अपना पैसा लगाया, इससे पैसा मांगा। ये बोलता मेरे पास पैसा नहीं है बल्कि तुम मुझे पैसा भेजो। और मैंने इसको वहाँ से भी पैसे भेजे कि ये अपना बिजनेस सेटल करेगा, डबल करेगा पैसे, फिर मुझे देगा। तो इसकी मैं अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने ख़ानदान वालों से सबसे पैसा ले लेके इसको देती रही ताकि ये अपना बिज़नेस सेटल करे। 2013 में इसने अपना बिज़नेस सेटल किया जब मैं लंदन में थी और मैंने आके यहाँ इसको विज़िट किया, तब भी इसने मुझसे पैसे मांगे। ये खेपी बन गया और ये अब तक खेपी का ही काम कर रहा है। इसके दौरान इसने मुझे कोई पैसा रिटर्न नहीं किया, सब पैसे बल्कि मज़ीद मुझसे 2014 तक पैसे मंगवाता रहा जो मैं लंदन से इससे भेजती रही। उसके बाद जब लंदन से वापस आई तो पता चला जी इसने दूसरी शादी की हुई है घर में। अच्छा, जिस दौरान आप शादी करके स्टूडेंट वीज़ा पे गई हैं तो आप पाकिस्तान आती थी इससे मिलने, रिश्ता अज़दवाज आप दोनों के दरमियान कायम हुआ। जी, मैं 2013 में आई हूँ, 2014 में आई हूँ क्योंकि मैं 2011 में अप्लाई किया था, 2012 में मेरा वीज़ा लगा था, 2013 में मैं आई हूँ, 2014 में मैं इससे मिल के आई हूँ, फिर 2015 में तो मैं आ ही गई थी पाकिस्तान। अच्छा, तो आप लोगों के ताल्लुकात कायम हुए। जी बिल्कुल, ताल्लुकात कायम थे। तो कितना अरसा ये शादी रही, आपके बच्चे वगैरह हुए। बच्चे मेरे जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं, 2 हुए थे, दोनों ज़ाया हो गए हैं। एक जो है वो जब मैं लास्ट प्रेग्नेंट हुई हूँ 2018 में हुई हूँ, जब ये औरत मेरे घर आई है, इसकी दूसरी वाइफ। कौन औरत घर आई है? आपका आपने जो हमें अभी ऑफ कैमरा बताया कि आपके यहाँ क्रिश्चियनों में नाज़रीन दूसरी शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके यहाँ सिर्फ एक ही होती है। मुसलमानों में है कि 4 शादियाँ अलाउ है लेकिन क्रिश्चियंस में नहीं है। तो इनके मुताबिक इनका जो शौहर है, क्या नाम है उसका? सुलेमान अहमद खान। सुलेमान अहमद जो है वो क्रिश्चियन हो गया था और क्रिश्चियन होके क्या नाम रखा था? सुलेमान, सलमान नाम था, सुलेमान रखा था। अच्छा जी, सलमान नाम था और क्रिश्चियन नाम जो है उसका सुलेमान रखा गया और वो क्रिश्चियन हो गया और वो इनसे रिश्ते अज़दवाज भी निभाता रहा और इनसे पाउंड्स में बकौल इन खातून के पैसे मंगाता रहा और अपना बिजनेस रन करता रहा। और जब ये अचानक कौन से सन में आप वापस पाकिस्तान आई तो आपको पता चला कि इस शख्स ने दूसरी शादी कर ली? नवंबर 2014। ये खातून लंदन से जब नवंबर 2014 में कराची आई हैं तो इनको पता चला कि इनके शौहर ने एक मुसलमान खातून से शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ जब आपको पता चला कि आप इस शख्स ने आपसे आपको बगैर बताए, बगैर इजाज़त लिए दूसरी शादी कर ली?
मुझे तो घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया, बोला तुम यहाँ से चले जाओ, सलमान यहाँ नहीं रहता। आप गई थी उससे मिलने, मैं सीधा मतलब उस शख्स के घर गई थी? एयरपोर्ट से मैं सीधा उस शख्स के घर गई थी, और मेरे ही कहने पे, मेरे ही पैसों से वो टिकट करा के मेरे पीछे ही आ गया था, और मुझे लेके होटल चले गया। वहां जाके फिर मुझे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया है। कहाँ का टिकट कराया? ये दुबई में था और मैं लंदन में थी। अच्छा। और मैंने इसे कहा कि मैं घर पहुंच रही हूँ, और फिर मैंने यहाँ से फ़ोन किया कि तुम पाकिस्तान आओ, हाँ। और पैसे भी दिए, और ये फिर मेरे ही पैसों से टिकट करा के पाकिस्तान आया। मैं घर के बाहर खड़ी रही, मुझे किसी ने घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अच्छा, जो इस शख्स के वालिदैन का घर था? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं होटल से, फिर इसने मुझे मेरी वालदा के घर में ड्रॉप कर दिया कि मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा, और फिर मैंने जो तलाकनामा भी उसका साइन करके दिया। और फिर जो है उस दिन से 2015 से आज तक ना इसने उसको घर से निकाला, ना ये मेरे पास रहा। अच्छा, उस औरत से भी कोई बच्चे वगैरह हैं? जी, उसको कहते हैं कि उसके बच्चे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कह रही थी आप प्रेग्नेंट हुई तो उस औरत को पता लगा इसके ज़रिए, और उसने क्या किया आपके साथ आके? जी, मैं बेड रेस्ट पे थी और मेरे शौहर ने उसको बताया कि नौशीन प्रेग्नेंट है, और ये फिर मुसलसल मेरे पास आती रही, और मैंने ये कंप्लेन भी की है पुलिस में, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर एक दिन ये इसको मौका मिला, नवंबर में मेरा बच्चा जो है ज़ाया हुआ था। इससे पहले ये मेरे घर आई, इसने मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, मैं बेड रेस्ट पे थी, जिसकी वजह से मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। मैंने कंप्लेन कराई थी। अच्छा, यानी आपको ज़हनी टॉर्चर किया? जी बिल्कुल, और मेरे हस्बैंड भी इसके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, अभी आप मुझे एक वीडियो दिखा रही थी, बकरीद का पहला या दूसरा दिन है, और उसमें जो है आपने दिखाया कि आपका शौहर और आपकी जो सौकन है वो आपको मार रही है। वो क्या मामला था? आप उनके घर क्यों गई थी? एक्चुअली ये हर वक्त मुझे, मैं 8 साल में से 2014 से अब तक 8 साल गुजर गए, 9 साल, मैं उसके बाद इनके घर कभी नहीं गई। ये मेरे घर आई है, इसने मुझे बहुत धमकियां दी हैं, जिसका सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। जान से मारने की धमकियां देती हैं, और पोर्ट सुल्तान में मैं रहती थी, वहाँ आके बहुत शोर शराबा करती थी। मैं इस तरह की खातून नहीं हूँ लड़ने व झगड़ने वाली, और मैं अपने शौहर से 2 साल से मुझे कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे होता ही नहीं हूँ। और मेरा एग्रीमेंट उसका 15 लाख का ख़त्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैं उसको तकरीबन 3 महीने से कह रही थी कि तुम्हारा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, मुझे मेरे पैसे दो। और इसकी वजह से जो है आपने कोई एग्रीमेंट किया था उससे? जी, पेमेंट ऑन डिमांड पे मैंने एग्रीमेंट करवाया था, अपने सारे पैसे जितने मतलब भी। जो पैसे आप उसको नकद वैसे देती रही, उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं था, जी। लेकिन जब आपको अंदाजा हुआ कि ये तो मुझसे इसी तरह पैसे लिए जा रहा है बेवकूफ़ बना के, तो आपने कोई उससे एग्रीमेंट साइन कराया? जी, मैंने उससे एग्रीमेंट साइन करवाया था, और जिसकी डेट जो है वो ख़त्म हो रही थी। इस वजह से मैंने इसके दोस्तों को कॉल किया कि भाई मेरी उससे मुलाकात कराओ। ये मुलाकात नहीं करता था, मैं कभी इसके घर नहीं गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम इसके भाई इमरान से दो, क्योंकि तुमने उसको भी पैसा भेजा हुआ है। मैंने इसके भाई इमरान अहमद खान को भी पैसा भेजा है लंदन से, जिसकी रसीद है मेरे पास अकाउंट में। और मैं सीधा उनके पास गई। जब मैंने उधर घर गई तो मैंने देखा कि वो घर पे नहीं था इमरान, मेरा हस्बैंड घर पे था। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम तो घर पे हो, और मुझे कह रहे थे मैं तुर्की और दुबई में हूँ। और हमारा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से इसने भी कंप्लेन की पुलिस में, और मैंने भी कंप्लेन की 28 तारीख को। बकरीद का पहला दिन था? 28 तारीख चांद रात थी, और 29 तारीख जो थी वो ईद थी, और मैं ईद वाले दिन दोबारा गई थी, और इन्होंने मेरे साथ ये किया, जान से मारने की कोशिश अच्छा, की। आप हमारे नाजरीन को ज़रा दिखाइए कि आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। नाजरीन, इनके खातून के हाथ पे जगह जगह जो है वो, भाई थोड़ा सा जूम कीजिएगा, इनके हाथ पे जो है टांके लगे हुए हैं, और बड़ी, जिस वक्त इनको मारा गया है इन्होंने हमें वो वीडियोस भी दिखाई हैं, और उस हाथ पे भी इनके टांके हैं। और ये खातून हमें बता रही हैं कि बकरीद का जो बकरा ज़िबा हो रहा था, तो इनके शौहर और देवर ने जो है वो उस कसाई से
छुरी छीन के इन पर हमला किया, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी इस बातों के दौरान हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को ऊपर से लगा दें ताकि आप देख के अंदाज़ा कर सकें कि खातून जो इसकी सौकन है वो इसे पाइपों से मार रही है, जबकि इसका मियाँ इसको चमाटों से मार रहा है और इसका जो देवर है वो इस पे छुरियों से वार कर रहा है। और उसके बाद जो है हम पूछते हैं कि ये अपनी मदद के लिए, अपनी दाद रसी के लिए इलाका थाने गई या नहीं गई। अच्छा, जब आपने जो अभी हमें वीडियो दिखाई है जिसमें हमने देखा कि आपके शौहर आपको मार रहे हैं, आपका देवर आप पर हमला आवर है और आपकी जो सौकन है वो आपको मार रही है, तो क्या आप इलाका थाने गई, आपने वहाँ जाके एफआईआर कटाने की कोशिश की, कोई उनके खिलाफ दरखास्त वगैरह दी, क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं बिल्कुल गई थी। उसी टाइम मैंने जाके उनसे दरख्वास्त की कि भाई इन्होंने मुझे सुलेमान अहमद ख़ान, इमरान अहमद ख़ान और अफशा महक ने मुझे इस तरह मारा है, मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं और मुझे इस तरह जो है वो हरास किया है। इसके बावजूद उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, बल्कि उल्टा मुझे ही लॉकअप में बंद कर दिया और मुझे जो है वो इतना अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए मेरे साथ और मुझे कितनी देर वहाँ पे खड़े रखा, बंद रखा। इसके बाद जो है मैंने अपने भाइयों से कांटेक्ट किया और उन्होंने आके मुझे वहाँ से निकाला। इन्होंने मैंने 3 लोगों का नाम लिया था, सुलेमान अहमद ख़ान, अफशा महक और इमरान अहमद ख़ान, लेकिन इन तीनों में से इन्होंने किसी पे कोई भी चीज़ का दफ़ा नहीं लगाई। मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे इतना हरास किया गया, छुरियों से मुझे कत्ल करने की कोशिश की, इतना जलील इन्होंने, इतने अब्यूसिव वर्ड मेरे साथ यूज़ किए और मैं वहाँ नंगे सर वहाँ से मैं भागी हूँ और मेरे जिस्म की नुमाइश हो रही थी और मुझे शर्म आ रही थी और मुझे थाने वालों ने इतना प्रेशराइज किया, उनसे पैसे लेते रहे हैं। अभी तक कितने दिन हो गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ही हरास किया जा रहा है, ना मुझे बुलाया जा रहा है थाने में, ना मेरा बयान रिकॉर्ड लिख कराया जा रहा है। किसी भी किस्म की मुझे कोई भी पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, बल्कि हरासमेंट मिल रही है। रात को फ़ोन फजूल में करते हैं, जबकि आपको दिन में मुझे बुलाना चाहिए, कोई बुलाते नहीं है, कुछ नहीं मुझसे पूछते। अपनी तरफ से जो है अभी भी मुझे प्रेशराइज करे जा रहा है कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। मुझे एफआईआर कटाने में मेरी वालदा को धक्के दे के निकाले गए। मैंने अपने लॉयर के साथ भी उनके लेके गई, उनसे भी इन्होंने नहीं किया, कोर्ट का ऑर्डर तक नहीं मान रहे थे। ये इतने ज़्यादा जो है पुलिस वाले ने पता नहीं कितने के पैसे खा लिए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ये इतना आप ज़्यादा पैसे खाने की बात कर रही हैं, तो क्या आपसे पहले आपका शौहर वहाँ गया था आपके? बिल्कुल बिल्कुल 29 तारीख से ही वो तो इसी चक्कर में लगा हुआ है, 28 तारीख से भी वो इसी चक्कर में लगा हुआ है। अभी तक मुझसे कोई रिकॉर्ड नहीं लिया गया। नहीं, आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि बजाय पुलिस वालों मेरे लिए एफआईआर काटते, मुझसे पहले मेरा शौहर थाने पहुंच गया, तो उन्होंने उससे कोई पैसे वैसे खा लिए और उसको जो है आपको धमका भी रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये केस वापस ले लो, कुछ ऐसा बता रही थी आप मुझे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो पहले दिन ही लॉकअप कर दिया गया था कि केस वापस लो, हम नहीं एफआईआर काट रहे। उसके बाद से इतनी हरेसमेंट हो रही है, 29 तारीख से आज तक जो है वो मैं धक्के खा रही हूँ। मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जा रही है, किसी भी किस्म का मुझे कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सिर्फ कोर्ट मेरे साथ है इस टाइम, पुलिस वाले बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, किसी भी किस्म का अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। अच्छा, आज आप कोर्ट क्यों आई हैं? आज मेरी जो है वो इन्होंने बेल कैंसिलेशन करा दी थी। इन्होंने उसको मैंने 8 तारीख को एफआईआर कटाई, जो कि ये मफरूर हो गया वहाँ से। इन्होंने संडे पूरा उसको ढूंढा नहीं, उसे अरेस्ट नहीं किया और मंडे को उसने बड़े आराम से आके अपनी बेल करवा ली यहाँ से। और जो है मैं आज हमारी वही हेयरिंग थी उसकी बेल कैंसिलेशन की, जो कि आज भी ना हो पाई। नादरीन, इस केस को जो फॉलो कर रहे हैं, जो अदालतों में चला रहे हैं, वो हैं जनाब एहसन सयाल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस की कानूनी जो हैसियत है, इस केस के जो मज़ीद कानूनी नुकात है, उस पर हम बात करेंगे एहसन सयाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ा पेचीदा सा केस लग रहा है और जिस तरह से हमने वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है, बीइंग अ लेडी, और वैसे भी मेरा है कि हर मजलूम की सदाए एहतजाज को बुलंद करना, तो ये तो बेचारी बड़ी मजलूम औरत लग रही है कि इसने एक शख्स को उसके पैरों पे खड़ा भी किया, अपनी मेहनत की कमाई ये पढ़ती भी रही लंदन में और वहाँ से पहुँच में उसको पैसे भेजती रही और वो यहाँ याशी करता रहा। और उसने मतलब एक तो ये इतना बड़ा धोखा कि क्रिश्चियन हो गया
और फिर उसने जो है इससे शादी की, और अब फिर उसने किसी मुसलमान से शादी कर ली, और बल्कि ना सिर्फ शादी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए, और उल्टा उस औरत को प्यार से मोहब्बत से समझाता या कुछ करता, उसको मारा, और इस बेदर्दी से जो है वो रोती पीटती थाने गई। सर, आपको इस पे किसका फेलियर नज़र आ रहा है? कौन है जिसको इसकी दादरसी करनी चाहिए थी और वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे मुहाफ़िज़ ही वो जालिम बन जाएंगे तो लोगों की जान और माल की कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? उनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले तो ये फेल्यूर जो है वो थाने वालों की है। जब इनके साथ 29/6/2023 को इतनी बड़ी ज़्यादती हुई और एक खातून थी और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, जब वो अपनी दाद रसी के लिए, अपने फरियाद के लिए थाने गई, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने इनके साथ इतनी हैरासमेंट की, इनको प्रेशराइज़ किया, इनको ब्लैकमेल किया कि आप चले जाएं, आपका कोई केस नहीं बनेगा। हालांकि इनके पास मेडिकल का भी था, इनके इनके ज़ख्म भी थे और इनका केस 324 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो बन रहा था, वो भी उन्होंने कोई इनका दाद फरियाद नहीं किया। उसके बाद उसूलन तो पुलिस वाले होते कौन है? जी ये जी कहने वाले आप जाओ, हाँ भाई आपके पास तो 10 लोग आएंगे, आपको 10 की सुननी है और 10 की दरखास्त लेनी है। जी जी, देखें, ये तो ड्यूटी बाउंड है। ये बिल्कुल। किस लिए बैठे हुए हैं? अगर थानों में वो बैठे हुए हैं, ये तो इसीलिए बैठे हुए हैं कि किसी की इंफॉर्मेशन लेके किसी के साथ कोई हाँ। ज्यादती हुई है, मसला हुआ है, तो उनका दाद रसी उनको सुन के उनके साथ उनकी वो अपना मदद करें। लेकिन इन्होंने कोई उनकी मदद नहीं की। उसके बाद हमने 22A की पिटीशन लगाई, जो कि कोर्ट से हमने FIR का आर्डर लिया। उसके बाद उनका रवैया ये रहा कि वो बार बार इस खातून को पुलिस वाले प्रेशराइज़ कर रहे थे, मुख्तलिफ नंबरों से कॉलें कर रहे थे कि आप इस केस से विथड्रॉ करके जाएं, नहीं तो आपको झूठे केसों में हम इन्वॉल्व कर देंगे और आपको जेल में डाल देंगे। इस तरह के मामलात कर रहे थे। तो उस मुतालिक हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन लगाई हुई है कि उसमें भी SHO जो शाह फैसल टाउन है उसको इन पर्सन कॉल हुई है, और हरासमेंट से रिलेटेड हमने वो वहाँ पे भी पिटीशन लगाई हुई है। देखें, हमें जो इस केस में नज़र आ रहा है कि इस लेडी के खातून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ठीक है, और ये एक खातून हो के ये सारे मामलात कर रही है, फेस कर रही है, तो पुलिस तो अपने पावर्स मिसयूज़ कर रही है। वो तो उन्होंने तो वहाँ पे एक मार्केट बनाई हुई है, बस जो भी आता है या तो कोई सोर्स लगवाता है या पैसे देता है तो वो उनके काम करते हैं। अदरवाइज़ किसी के साथ कोई वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, कोई किसी की वो कानूनन मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटली जो फेल्यूर है, ये पुलिस का फेल्यूर है, और कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है वो इन्होंने कोई मदद नहीं की। तो वो अगर वो हमारे टैक्स से ही पलते हैं, उनको हमारे टैक्स से ही ये सैलरी यही यही नाज़रीन, मैं भी आप लोगों से यही कहती हूँ, यही रोना है कि हम 1 रुपए की अगर टॉफ़ी भी खा रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स पे पलने वाले नमक हराम ये पुलिस वाले, बजाय पाकिस्तानी आवाम की मदद करें, ये उन्हीं को चूना लगाते हैं। और अगर कोई मजलूम थाने पहुंच जाए अपनी दरख्वास्त लेके, तो समझे इनकी लॉटरी लग जाती है। ये दोनों पार्टियों से जो है पैसे खाते हैं, जैसे कि गिद्ध होता है ना, इंसान की खाल नोच के खाता है, हमारे यहाँ पुलिस वालों का ये रवैया है। सर, ये बताएं कि इस औरत के तो हाथों पे इतने ज़ख्म है, सब कुछ है, तो ये जो FIR कटी है, क्या उसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल की इन्होंने कोई दिफात लगाई है? देखें, हम तो सबको यही कहते हैं कि अदालतों में इंसाफ है। आप लोग अदालतों से अप्रोच करें। देखें, क्योंकि इन्होंने जब FIR का आर्डर दे दिया जज साहब ने, और उसमें आर्डर में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि इनका 154 का बयान रिकॉर्ड करें जो ये कह रही हैं। उसमें आप इनकी स्टोरी देखेंगे तो उस पर वो 324 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो सेक्शन लग रहा है, 506 भी इनको मौतमार धमकियाँ दी है वो सेक्शन लग रहे हैं, कि उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ सेक्शंस वगैरह उसमें FIR में नहीं डाले, ना इनके विटनेसेस के नाम डाले हैं। उन्होंने बस जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे एक FIR काटी है, जो कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो इसके साथ ज़्यादती हुई है वो उसके बदल नहीं है कि उसको उस FIR के तहत कोई रिलीफ मिल सके। तो और उसके अलावा जब इन्वेस्टिगेशन IO अपॉइंट हुआ है तो उसने भी कोई प्रोग्रेस नहीं की है, उसने भी कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए, ना उनके अरेस्ट के कोई एफर्ट्स लिए थे और ना अभी इनके साथ कोई कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये टोटली फेल्यूर जो है वो ये पुलिस के पार्ट पे आ रहे हैं। तो हम मज़ीद इनके खिलाफ हमने पिटीशन भी डाली हुई है और हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम एप्लीकेशन दायर करेंगे। आप
22A की वो FIR कटाना चाह रहे हैं कि जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, हिरासमेंट की दफ़ात जो है शामिल हो। मज़ीद रोशनी डालेंगे, कानूनी तौर पे मुकम्मल बात आपको बताएंगे ये जनाब एहसान सयाल साहब। सर 22A की कौन सी आप दरख्वास्त यहाँ लेकर आए? देखिए, हमने पहले तो 22A एंड B CRPC की हमने एप्लीकेशन लगाई, उस पे हमने ऑर्डर ले लिया, हमने FIR कटवा दी। अभी हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए 22A6 की एप्लीकेशन होती है, वो हम दायर करेंगे जस्टिस ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उनके पास। अच्छा, फिर क्योंकि इस आईओ के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है, ये तो उनसे मिला हुआ है, ये उनकी डायरेक्शंस के ऊपर ये काम कर रहा है। इन्होंने कोई भी इम्पार्शल इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई जो वेपन्स यूज़ हुए थे चाकू वगैरह वो भी उन्होंने रिकवर नहीं किए, इनके कपड़े फटे हुए हैं वो भी उन्होंने उसमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पे नहीं लिए हैं। इनके साथ बिल्कुल कोई कोऑपरेशन नहीं है पुलिस का, आईओ का। तो इसलिए हम मज़ीद कोर्ट में 22A6 की एप्लीकेशन लगाएंगे कि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और कोई ईमानदार पुलिस अफसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाए। तो नाज़रीन, आपने इन मज़लूम खातून की तमाम रुदात सुनी और बात यही है कि पाकिस्तान बना था अमन और चैन और शांति के लिए, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे कुछ वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दाने पे ले आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे थाने जो हैं वो मुजरिमान की सरपरस्ती के अड्डे बन गए। तो ये हमारी बहन है हरचंद के, मेरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन क्योंकि मेरा कहना ये है कि मज़लूम जो है, चाहे वो किसी मज़हब, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, मेरा ईमान ये है कि मुझे उसके लिए आवाज़ उठानी है। तो आज इन खातून के बुलाने पर मैं यहाँ आई। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर इस खातून के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अगर मेरे नए आने वाले बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।